देखिए मेरे बच्चे, इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द सेकंड थिंग इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं। तीनों इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती हैं आपसे, या फिर तीनों के बारे में एक साथ भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं। लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को समझने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार आप अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में जान लीजिए। आप अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में जानते हैं, वेल एंड गुड। नहीं जानते तो भी सीखिए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी को ना लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अकाउंटिंग जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी वैरी करती है। कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक मेथड अपना रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सेम प्लेस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दूसरा अपना रही है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन। देखो, आप बच्चों ने पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन लगाने का एक WDV मेथड भी है और डेप्रिसिएशन लगाने का एक SLM मेथड भी है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन को WDV ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, यानी वो कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग WDV एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, हमें ज़्यादा सूट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो हम WDV अपनाएंगे। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में SLM मेथड ज़्यादा सूट करता है, तो हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए SLM मेथड अपनाएंगे। तो अकाउंटिंग तो एक ही चीज़ की हो रही है, डेप्रिसिएशन, लेकिन उस अकाउंटिंग करने के लिए दो अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप चूज करते हो उसी को अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। ये थी एक सिंपल सादी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी एक जगह पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप वहां पर जिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चुनते हैं उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा और टेक्निकल जाकर आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, होता क्या है, आप लोगों को मैंने जस्ट सिंपली बता दिया कि डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, लेकिन आपको पता है डेप्रीसिएशन क्या चीज़ है? आप जब भी अपनी मशीनरी पर या किसी भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो उस वक्त आप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं और उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है और डेप्रीसिएशन चार्ज करते वक्त मैं कैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हूं, जरा मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपने कोई एसेट खरीदा, जो एसेट आपको 4 सालों तक बेनिफिट देगा, 4 ईयर्स तक। आपने उस एसेट को 1 लाख रुपए में खरीदा। अब पता है क्या, आप इसे 1 लाख में खरीद के लेकर आए हैं और आप इसे पहले साल अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लगा देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 1 लाख रुपए दूसरे खर्चों की तरह एक बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या नहीं? बिल्कुल एक्सपेंडिचर है सर। लेकिन पता है क्या, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, जब आप P&L अकाउंट बनाते हैं, तो उस वक्त आप मशीनरी पर जो आपने ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट खर्च की है, आप उस मशीनरी की कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते, बल्कि आप उसे बैलेंस शीट में लिखते हैं, अपना एसेट मानते हैं। लेकिन सर, ये तो बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, आप इसे अपना एक्सपेंडिचर क्यों नहीं मान रहे? इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने एक्सपेंस साइड पे क्यों नहीं लिख रहा है? असल में बच्चे, हम इसे एक्सपेंडिचर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम इसकी वैल्यू को हर साल डेप्रिसिएट करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। यानी आप इस खर्चे को एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर नहीं जाते, इस खर्चे को आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं।
मैंने कहा कि ये एक्सपेंडिचर यानी ये मशीनरी आपको 4 सालों तक फ़ायदा देगी, तो आप कहते हैं कि मैं इस खर्चे को 25,000 करके 4 सालों में राइट ऑफ करूँगा। यानी इस खर्चे को मैं एक ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेजूंगा, 25,000 करके हर साल इसकी वैल्यू को रिड्यूस करूंगा एज अ डेप्रिसिएशन और इसे P&L अकाउंट में भेजूंगा। पता है आप यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो खर्चा यानी जो चीज आपको जितना बेनिफिट उस साल प्रोवाइड कर रही है, आप उसके एक्सपेंडिचर को उतना ही P&L अकाउंट में डेबिट कीजिए। यानी आपके P&L अकाउंट में ये मशीनरी आपके P&L अकाउंट में ये 1 लाख की मशीनरी 4 सालों तक रेवेन्यू जनरेट करके देगी। ये क्रेडिट साइड पर रेवेन्यू आती है ना, तो आपकी ये मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 सालों तक रेवेन्यू जनरेट कर देगी। यानी ये 4 सालों तक आपको प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसके खर्चे को भी तो 4 सालों में P&L अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यानी आपकी रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर के साथ मैच करनी चाहिए, आपका एक्सपेंस आपकी इस रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं है दोनों बराबर होने चाहिए। यानी अगर आप किसी खर्चे को यहाँ डेबिट कर रहे हैं तो वो खर्चा जो है उस इनकम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मशीनरी आपको 5, 4, 6, 10 सालों में फायदा दे रही है तो आपको उसके खर्चे को भी उतने ही सालों में राइट ऑफ करना चाहिए। ये एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है। यानी डेप्रीसिएशन हम लगाना जानते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था आज तक कि हम डेप्रीसिएशन लगाते वक्त मैचिंग कॉन्सेप्ट का कंप्लायंस कर रहे हैं। तो एक बात हमें क्लियर होती है कि सर अगर मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करता हूं तो मैं एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं। वेरी गुड, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। लेकिन पता है क्या, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के यानी डेप्रीसिएशन लगाने के कई अलग अलग मेथड हैं, कई अलग अलग, जैसे WDV मेथड, SLM मेथड और भी मेथड होते हैं जिससे डेप्रीसिएशन को चार्ज किया जाता है। लेकिन इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो मेथड आप चूज करेंगे उस मेथड को आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन जिस ट्रीटमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी मानी जाएगी। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हर कोई करता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हर कोई फॉलो करना चाहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को हर कोई फॉलो करना चाहता है, लेकिन जो तरीका आप चुनेंगे अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सेलेक्ट करने का, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग समझ सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मेरे एग्जाम्पल में स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन है? मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल। यानी जब भी किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने की बात आती है, आप अगर उसके लिए कोई एक मेथड चूज करते हैं उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का, वही आपके लिए क्या कहलाती है? आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब हुआ कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा और उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के कई अलग अलग मेथड होंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में डेप्रीसिएशन लगाना मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला था, यानी हमारे एग्जाम्पल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैचिंग कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको उस चीज़ को अप्लाई करने के कई अलग अलग मेथड थे। लेकिन हमने अगर मान लेते हैं WDV चुना, तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हुई? WDV। तो अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो मेथड हम चूज कर रहे हैं वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है सर। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है ये तो आप लोग समझ गए होंगे। बेटा देखिए, बहुत सी जगह पे ना अलग अलग जगह पर अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। अगर आप किसी उन अलग अलग मेथड में से किसी एक मेथड को चुनते हैं ना, तो वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया जो आपने ज़रूर देखा होगा, उसी के बेसिस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड कुछ और बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए बेटा, आप जानते हैं कि आपके पास एक ही चीज़ के अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप चूज करते हैं वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है।
तो बस एक बात का खास ध्यान रखना, अब आप जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करो तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी ना हो कि हम कुछ भी सेलेक्ट कर लें, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? एप्रोप्रिएट। यानी फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से एसएलएम बेहतर है, और बहुत से कहते हैं हमारे हिसाब से डब्ल्यूडीवी बेहतर है। असल में क्या होता है, देखो एसएलएम वालों का और डब्ल्यूडीवी वालों का क्या मानना होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, आपको मालूम होगा जब भी आप डब्ल्यूडीवी मेथड अप्लाई करेंगे ना, तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो कम होता चला जाता है। तो लोग कहते हैं भाई हम तो डब्ल्यूडीवी इसलिए चुनेंगे क्योंकि जब मशीनरी पहले साल आती है तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मशीनरी बिल्कुल नहीं होती है। तो हमारे हिसाब से डब्ल्यूडीवी मेथड सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि हर साल अगर फ़ायदा कम होता चला जाता है तो हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी कम होता जाना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हर साल डेप्रीसिएशन की अमाउंट गिरती चली जाती है। समझ आई बात? ये नहीं आती तो बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे लिए डब्ल्यूडीवी बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि अगर फ़ायदा मशीनरी पहले साल नहीं है तो सबसे ज़्यादा फायदा देगी, तो डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन भी पहले साल में सबसे ज़्यादा लगता है। जैसे धीरे धीरे करके मशीनरी से मिलने वाला बेनिफिट कम होता चला जाता है, वैसे ही डब्ल्यूडीवी के अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होती चली जाती है। तो हमारे लिए तो डब्ल्यूडीवी एक बेस्ट ऑप्शन है। बहुत से लोग कहते हैं यार देखो हमारी मशीनरी तो कुछ ऐसी है कि हर साल हमें सेम तरीके का फ़ायदा देती है, तो हम सेम तरीके के खर्चे को हर साल P&L में राइट ऑफ कर देंगे, तो हमारे लिए तो क्या है भाई, एसएलएम ज़्यादा बेहतर है। तो यही वाली बात है कि आप जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी हमेशा एप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। कुछ ज़बरदस्ती में कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं उन सभी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करना चाहिए, एक जगह पर एट वन प्लेस क्या कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। देखो आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी पड़ी होंगी, तो आपने जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने पास अडॉप्ट की हैं उन सभी को एक प्लेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को एक जगह डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो मैंने आपको 3 बातें बताई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लेकर। सबसे पहली कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है सर, किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के मेथड को अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट होगी वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी वो आपके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। दूसरी, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अलग अलग जगह पर अप्लाई कर रहे हैं उन सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप एक जगह पर डिस्क्लोज करेंगे वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर अब आप हमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में सीख चुके हैं मेरे बच्चे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को इसके बारे में तरीके से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो पहले ना मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या, फिर उसके बाद मैं ये आपको ये बताऊँगा कि इन तीनों चीज़ों को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कहा क्यों जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नाम से ही क्लियर है, गोइंग कंसर्न। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर इनफाइनाइट या फिर ये कहिए अनफोर्सीन पीरियड। यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, वो बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है फॉर इनफाइनाइट और अनफोर्सीन पीरियड तक। यानी ये अजम्पशन आप माइंड में लेकर चलते हैं, अकाउंटिंग करने वाला इस बात को अज्यूम कर कर चलता है कि आपका बिजनेस इनफाइनाइट या अनफोर्सीन पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा। यानी बिजनेस को ना ही कोई बंद करने की कोई इंटेंशन है और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही कि फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये अजम्पशन आपको लेकर चलनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे अकाउंटिंग? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक मशीनरी खरीदी जो आपको 25 सालों तक फ़ायदा देगी, तो आपने उसके खर्चे को
25 सालों के लिए डिवाइड कर दिया। आपने कहा इस साल थोड़ा सा खर्चा डेबिट करूंगा P&L में, अगले साल फिर थोड़ा सा करूंगा, तीसरे साल फिर थोड़ा सा करूंगा, और यानी 25 सालों तक मैं इस खर्चे को राइट ऑफ करता रहूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आपने ये नहीं सोच लिया कि इन फ्यूचर 25 सालों तक आपका बिजनेस बंद ही नहीं होगा? यानी आप ये अजम्पशन लेकर ही तो चल रहे हैं कि फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होगा, जब भी तो इतनी तसल्ली से बैठे हुए हैं और धीरे धीरे कर कर अपने एक्सपेंडिचर को P&L में भेज रहे हैं कि कोई बात नहीं, 25 सालों में आराम से इसे धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे। यानी आप अकाउंटिंग करते वक्त बिल्कुल मुतमईन हुए हुए हैं कि आपका बिजनेस इन फ्यूचर क्लोज होने वाला नहीं है। और यही चीज हमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताता है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर इनफाइनाइट पीरियड। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो नियर फ्यूचर में बिजनेस को क्लोज करेंगे। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है जी। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का बहुत सिंपल फॉर्मूला कि फ्यूचर में बिजनेस नहीं बंद होगा, इनफाइनाइट पीरियड या फिर अनफोर्सीन पीरियड तक ये बिजनेस चलता रहेगा। अब बात करते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट की। देखो बेटा, अगर आप लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे ना तो आप फाइनल अकाउंट्स जैसे चैप्टर को कर ही नहीं सकते। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का चैप्टर तो डिपेंड ही अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर है, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, देखो जी, हम अपनी किताबों में इनकम को रिकॉग्नाइज्ड बताऊं कब करते हैं? जब इनकम कमा ली जाती है। रिसिप्ट बेसिस पर हम इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। अगर मैंने इस साल कोई इनकम कमा ली ना तो मैं उसे इस साल ही रिकॉर्ड करूंगा, चाहे वो इनकम मुझे रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो। अगर मैंने इनकम कमा ली, भले से वो मुझे रिसीव ना हुई हो, मैं फिर भी इनकम को अपने पास क्रेडिट करूंगा। भले से मुझे बैंक या कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, मैं अक्रूड इनकम डेबिट कर दूंगा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? यानी मैं तो इनकम मानूंगा अगर मैंने इनकम कमा ली है तो, लेकिन अगर मुझे कोई इनकम रिसीव हो गई लेकिन मैंने उसे कमाया नहीं था, मुझे एडवांस में कोई पैसे दे के चला गया इस साल, वो अगले साल कमाऊंगा उस इनकम को, तो भले से मुझे उसके पैसे क्यों ना मिल गए हों, मैं उसे इस साल की इनकम मानूंगा नहीं, मैं उसे इस साल अपनी लाइबिलिटी मानकर चलूंगा। क्योंकि इनकम का रिकॉग्निशन, इनकम को इनकम माना ही तब जाता है इस साल जब आपने इनकम कमा ली हो, ना कि रिसीव करी हो। वो अलग बात है, आपने इनकम कमाई भी और रिसीव भी कर ली, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इनकम का रिकॉग्नाइज करने का कैश बेसिस मकसद नहीं है भाई। पैसा मिला वो मैटर नहीं करता, इनकम आपने अर्न की या नहीं की। समझ आई बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो इनकम को रिकॉग्नाइज तब किया जाता है जब हम उसे अर्न कर लेते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही एक्सपेंसेस के साथ है कि एक्सपेंसेस को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो इनकर्ड हो जाते हैं। पेमेंट बेसिस का कोई मैटर नहीं होता, पैसे दिए हो या ना दिए हो। अगर कोई खर्चा हो गया ना इस साल तो आपको उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसने 12 महीने अगर आपके लिए काम कर दिया ना तो अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड कीजिए। भले से आपने उसे 10 मंथ की सैलरी पे कर रखी हो, 2 महीने की सैलरी रोक रखी हो, लेकिन फिर भी खर्चा आप 12 महीने का ही रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि वो 2 महीने की जो पेमेंट आपने नहीं की उसे अपनी लाइबिलिटी मान लीजिए, लेकिन खर्चा तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। आपने अपने किसी एम्प्लॉय को 12 महीने की सैलरी के बजाय 14 महीने की सैलरी दे दी 2 महीने की एडवांस में, तो भाई उसने आपके लिए इस साल 12 महीने ही काम किया है। भले से आपने 2 महीने का एडवांस दे दिया उसे, कोई मसला नहीं है। आप खर्चा सिर्फ 12 महीने का रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट भले से 14 की करियो। सर वो जो 2 महीने की पेमेंट चली गई, अरे उसे एसेट मान लो ना, अपना प्रीपेड एसेट मान लो आप उसे। तो बात ये निकल कर आती है, इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब आप इनकम अर्न कर लोगे, और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब आप उसे इनकर्ड करोगे। यानी इनकम का मिल जाना इनकम को इनकम नहीं मनवाता, एक्सपेंसेस का पे हो जाना उसे एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज नहीं करवाता। समझ आई बात ही नहीं? इसीलिए तो कहा जाता है कि अक्रूवल बेसिस जो प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करता है ना उसे पीरियोडिक प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि आप इसी साल के खर्चे और इसी साल की इनकम रिकॉर्ड करते हैं। आप अकाउंटिंग ईयर में अकाउंटिंग करते हैं ना, तो आप कहते हैं जो इस अकाउंटिंग ईयर का खर्चा है वो रिकॉर्ड करो, चाहे पे हुआ हो या ना हुआ हो। ज़्यादा पे हुआ हो नहीं मानो, नहीं पे हुआ, लेकिन इस साल का रिकॉर्ड करो। इनकम को इनकम इसी साल की इनकम होनी चाहिए जो आपने इस साल कमाई है। तो यानी आप एक पीरियड का प्रॉफिट निकालने पे तुले हुए हैं। आपको मकसद नहीं है कि कैश मिला हो या ना मिला हो। कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करोगे तो जो प्रॉफिट निकल कर आएगा ना वो तो कैश प्रॉफिट होगा,
वो पीरियोडिक प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको पीरियोडिक प्रॉफिट कैलकुलेट करके देता है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एक गोइंग कंसर्न, दूसरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तीसरी चीज़ जो आप समझने की वो है कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी क्या है? देखो कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जब आप किसी चीज़ को एक बार पकड़ लेते हैं ना, तो लगातार उस चीज़ को मुसलसल करते रहना ही कंसिस्टेंसी कहलाती है। सर आसान शब्दों में समझाइए। देखिए ऐसा है कि अगर मैंने एक बार कोई काम करना शुरू कर दिया तो अब मैं उसे ज़िंदगी भर उसी वक्त उसी समय हर टाइम करता रहूँगा, उसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ूंगा, कंसिस्टेंसी। मैं रोज़ 9 बजे पढ़ता हूँ, 9 बजे ही पढ़ने बैठूंगा, कंसिस्टेंसी। मैं रोज़ वीडियो गेम खेलता हूँ, रोज़ खेलूंगा, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी कहा जाता है जब आप इस एक चीज़ को लगातार फॉलो करते रहते हैं तो उसी चीज़ को कंसिस्टेंसी कहा जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी का अजम्पशन आपको क्या समझा रही है? बेटा मैं बताता हूँ आपको क्या समझा रही है। ये कह रही है, अभी आप ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़कर आए ना, बस उसी से रिलेटेड कुछ बात कह रही है। ये कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सर ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल ये पढ़ लिया। लेकिन साथ में क्या लिखा है कि उसको कंसिस्टेंटली फॉलो भी करना है आगे आने वाले हर अकाउंटिंग ईयर में। वेरी गुड, यही बात कहता है कंसिस्टेंसी, इतनी ही बात कहता है। सर अगर मान लीजिए किसी एप्रोप्रिएट ग्राउंड्स पर, यानी किसी एप्रोप्रिएट रीज़न की वजह से, यानी लॉ में चेंजेस आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, यानी कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड आ गया जिसकी वजह से मुझे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ गए, तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। लेकिन एक अच्छा काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी अप्रोप्रिएट ग्राउंड पर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस करते हैं तो उन चेंजेस को बस आप एक ना डिस्क्लोज कर दीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सर डिस्क्लोज करने की क्या ज़रूरत है, सही रीज़न की वजह से ही तो चेंज किया है। अरे मेरे मुन्ना, आप बताऊं क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस, और इन्हें अकाउंटिंग अजम्पशंस इसीलिए कहा जाता है कि लोग अज्यूम करके चलते हैं कि आप जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो आपने अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न माना होगा। लोग ये अज्यूम करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमने बनाया है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बनाया होगा। लोग अज्यूम करके चलते हैं कि अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आप एक बार पकड़ के बैठ गए तो आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। लोग ये तीनों चीज़ें हमेशा अज्यूम करते हैं। लोगों से मेरा मतलब आपके यूजर्स से है। तो यूजर्स इनको अकाउंटिंग अजम्पशंस कहते हैं कि एक अकाउंटेंट इन तीनों बातों को मानकर ही क्या कर रहा है, अकाउंटिंग। अगर आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ को फॉलो करना बंद कर देना तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये बात अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कीजिए, क्योंकि लोग तो अज्यूम करके बैठे हुए हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।